बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आज थ्योरम स्टार्ट करेंगे। तो थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म सीखेंगे ताकि फिर थ्योरम को समझना आसान हो जाए। तो सबसे पहले हम सीखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री। डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री हमारे पास ऐसी ज्योमेट्री होता है जिसमें हम मुख्तलिफ स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, यानी those geometry in which we prove different statement with the help of logical reasoning, यानी ऐसी ज्योमेट्री जिसमें हम मुख्तलिफ स्टेटमेंट प्रूव करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की मदद से। मिसाल के तौर पर हम मुख्तलिफ थ्योरम प्रूव करेंगे, किसी लॉजिकल रीजनिंग की मदद से हम प्रूव करेंगे। तो ये हम इंशाल्लाह अभी सीखेंगे इस थ्योरम के एंड, इस लेक्चर के एंड में। अब इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं लॉजिकल रीजनिंग के। एक होता है इंडक्टिव, दूसरा होता है डिडक्टिव। इंडक्टिव, डिडक्टिव। अब रीजनिंग है क्या चीज? रीजनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन लॉजिकल वे। अब रीजनिंग किसे कहते हैं? रीजनिंग हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपना राय देते हैं, सोचते हैं किसी लॉजिक के तहत। रीजनिंग। इंडक्टिव किसे कहते हैं? इंडक्टिव हमारे पास हर किसी का अपना अपना एक राय होता है, अपना एक ऑब्जर्वेशन होता है। तो इंडक्टिव हमारे पास एक पार्टिकुलर रिजल्ट नहीं होता, हर किसी का अपना एक राय होता है। मिसाल के तौर पर इसको मैं समझाता हूं एक एग्जांपल की मदद से। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। हमें पता है ना कि ट्राइंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होता है। ये हमारे पास एक एंगल है। मैं 2-3 स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि आओ इसका ऑब्जर्वेशन, ये कितना एंगल है। एक मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट कहता है कि सर ये तो है 31 डिग्री। दूसरा स्टूडेंट कह रहा है कि ये है 32 डिग्री। तीसरा कह रहा है कि ये है 32.5 है। तो हर किसी का ऑब्जर्वेशन, हर किसी का आंसर मुख्तलिफ था। शायद एग्जैक्ट आंसर इसका मुख्तलिफ हो, यानी जो एग्जैक्ट इसका एंगल जो हो वो मुख्तलिफ हो। तो रीजनिंग इंडक्टिव में क्या होता है? हर किसी का राय डिफरेंट होता है, हर किसी का राय डिफरेंट होता है रीजनिंग इंडक्टिव में। अब डिडक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री में हम डिडक्टिव पढ़ते हैं, यानी इसमें एक पार्टिकुलर रिजल्ट होता है, हर चीज का एक पार्टिकुलर रिजल्ट होता है। तो हम डिडक्टिव में अभी पढ़ेंगे कि इसको मैं जरा मिटाता हूं। अब हम डिडक्टिव में पढ़ेंगे। डिडक्टिव एक पार्टिकुलर रिजल्ट हमें देता है। डिडक्टिव सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं अनडिफाइंड टर्म। डिडक्टिव में अनडिफाइंड टर्म। तो अनडिफाइंड टर्म हमारे पास एक ऐसा टर्म होता है जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं बगैर डिफिनीशन के, यानी बगैर डिफिनीशन के हम एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, ये मिसाल के तौर पर हमारे पास पॉइंट, लाइन, स्पेस और प्लेन, ये क्या है? अनडिफाइंड टर्म है। अनडिफाइंड टर्म का हम थोड़ा सा डिफिनीशन लिखते हैं। These are those concepts which are accepted. These are those concepts which are accepted without define them called undefined term। यानी अनडिफाइंड टर्म हमारे पास ऐसा कंसेप्ट होता है जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं बगैर डिफिनीशन के, बगैर डिफाइन किए हुए। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल पॉइंट क्या है? एक अनडिफाइंड टर्म है। क्यों अनडिफाइंड टर्म है? पॉइंट का कोई डिफिनीशन नहीं होता, यानी इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। पॉइंट जितना छोटा होता जाएगा ये अपने आइडियल कंडीशन की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो पॉइंट एक अनडिफाइंड टर्म है।
इसी तरह लाइन, लाइन हमारे पास एक अनडिफाइंड टर्म होता है। क्यों? लाइन हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट से, सेट ऑफ पॉइंट एक कोलिनियर पाथ पे जब आपके पास आ जाए तो वो एक लाइन बनाएगी जो इस तरफ भी इनफाइनाइट तक जाएगी, इस तरफ भी इनफाइनाइट तक जाएगी। तो लाइन भी एक अनडिफाइंड टर्म है। इसी तरह रे, रे भी सेट ऑफ पॉइंट होता है जो किसी खास पॉइंट से स्टार्ट होता है और एंडिंग हमें उसका पता नहीं होता है कि कहां जा रहा है। तो रे भी एक अनडिफाइंड टर्म है। इसी तरह लाइन सेगमेंट भी अनडिफाइंड टर्म है। प्लेन, दो परपेंडिकुलर लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट हो जाए तो वो एक प्लेन बनाएगी, एक अनडिफाइंड टर्म है। इसी तरह स्पेस एक अनडिफाइंड टर्म है। तो अनडिफाइंड टर्म ऐसा टर्म होता है जिसमें कोई डिफिनीशन की जरूरत नहीं होती। अब इसके बाद हमारे पास है डिफाइंड टर्म। इसको मैं जरा मिटाता हूं। अनडिफाइंड टर्म हमने सीख लिया। इसके बाद है डिफाइंड टर्म। डिफाइंड टर्म है क्या चीज? डिफाइंड टर्म वो टर्म होता है जो डिफाइन होता है विद द हेल्प ऑफ अनडिफाइंड टर्म की मदद से। मिसाल के तौर पर डिफाइंड टर्म आर दोज टर्म विच डिफाइन विद द हेल्प ऑफ अनडिफाइंड। मिसाल के तौर पर एंगल हमारे पास एक डिफाइंड टर्म है। यहां पर देखो ना, एंगल एक डिफाइंड टर्म है, लेकिन ये किसकी मदद से डिफाइन है? अनडिफाइंड टर्म की मदद से इसको डिफाइन किया गया। ये देखो ना, ये यहां पर दो लाइन से, ये दो रे से बना है ना ये एंगल। हमें पता है कि रे क्या है? एक अनडिफाइंड टर्म है। दूसरा रे एक अनडिफाइंड टर्म है। तो दो अनडिफाइंड टर्म इकट्ठे होकर एक डिफाइंड टर्म उसने बना दिया। तो डिफाइंड टर्म एक सा टर्म होता है जो अनडिफाइंड टर्म की मदद से बनता है। इसी तरह ट्राइंगल एक डिफाइंड टर्म है। ट्राइंगल क्या होता है? एक डिफाइंड टर्म होता है। ऐसा क्लोज फिगर जिसके 3 साइड हो उसको हम क्या कहेंगे? ट्राइंगल कहेंगे। ये एक डिफाइंड टर्म है, लेकिन ये बना है विद द हेल्प ऑफ अनडिफाइंड टर्म की मदद से। यहां देखो किससे बना है? 3 लाइन सेगमेंट हमने जब ज्वाइन की तो हमारे पास एक ट्राइंगल बना। लाइन सेगमेंट एक अनडिफाइंड टर्म है। इसी तरह पैरेललोग्राम, स्क्वायर, जितने भी ये हैं, ये हमारे पास क्या है? डिफाइंड टर्म है, लेकिन ये बने हैं अनडिफाइंड टर्म की मदद से। तो हमारे पास डिफाइंड टर्म भी हुआ। इसके बाद है बेसिक एजम्पशन। बेसिक एजम्पशन है क्या चीज? हमने डिफाइंड टर्म और अनडिफाइंड टर्म समझ गए। ये हमारे पास सारे टाइप्स है किसके? डिटेक्शन के। इसका एक पार्टिकुलर रिजल्ट होता है, ठीक है ना। ये हमारे पास अनडिफाइंड टर्म है लेकिन एक पार्टिकुलर रिजल्ट है। ये हर कोई ये जानता है कि पॉइंट ये होता है। अगर आप किसी को कहोगे व्हाट इज पॉइंट, तो आपको कहेगा ये पॉइंट हमारे पास एक अनडिफाइंड टर्म होता है, इस तरह शेप के होता है। जितना छोटा होगा उतना ये अपने आइडियल कंडीशन की तरफ जाएगा। तो ये क्या है? इसका पार्टिकुलर रिजल्ट है लेकिन अनडिफाइंड टर्म है। इसके बाद है बेसिक एजम्पशन। बेसिक एजम्पशन, अब एजम्पशन है क्या चीज? एजम्पशन हमारे पास with the help of undefined term, with the help of undefined term, certain statement which are accepted without proof। यानी अनडिफाइंड टर्म की मदद से हमारे पास कुछ ऐसे स्टेटमेंट होता है जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं विदाउट प्रूफ के। यहां पर इसका डिफिनीशन जरा मैं लिखता हूं। विद द हेल्प ऑफ undefined term, certain statement which are accepted without proof। यानी अनडिफाइंड टर्म की मदद से हम कुछ ऐसे स्टेटमेंट को बगैर प्रूफ किए गए एक्सेप्ट करते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? बेसिक एजम्पशन कहेंगे या एजम्पशन कहेंगे। मिसाल के तौर पर ए अगर बराबर हो बी के और बी बराबर हो सी के, तो हम बगैर प्रूफ किए गए हम ये कह सकते हैं ना कि ए बराबर होगी सी के। तो हमारे पास एजम्पशन ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं बगैर प्रूफ किए गए विद द हेल्प ऑफ अनडिफाइंड टर्म। समझ गए ना?
अब एजम्पशन के दो टाइप्स होते हैं, एजम्पशन के फर्दर दो टाइप्स है, तो यहां पर मैं इसको जरा मिटाता हूं। टाइप्स ऑफ एजम्पशन, टाइप्स ऑफ एजम्पशन, एजम्पशन के दो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ एजम्पशन। तो एजम्पशन के हमारे पास दो टाइप्स है, नंबर वन एक्सियम, दूसरा है पोस्टुलेट। एक्सियम और पोस्टुलेट। अब एक्सियम है क्या चीज और पोस्टुलेट है क्या चीज? एक्सियम वो एजम्पशन होता है जो नंबर के साथ रिलेटेड हो। एक्सियम वो एजम्पशन होता है जो नंबर के साथ रिलेट हो। एक्सियम इस तरह लिखते हैं अभी यहां पर, एक्सियम, एक्सियम, पोस्टुलेट, assumption which are related to number called axiom। यानी वो assumption जो नंबर के साथ रिलेटेड हो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सियम कहेंगे। यानी एक्सियम भी हमारे पास वो assumption होता है जो नंबर के साथ रिलेटेड हो, यानी जो हम प्रूफ नहीं करेंगे, विदाउट प्रूफ हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये नंबर के साथ रिलेटेड होगा, कोई नंबर होगा। एग्जाम्पल, एवरी नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ। एग्जाम्पल में हमारे पास है, एग्जाम्पल, एक्सियम का एग्जाम्पल है every number is equal to itself। हर नंबर, मिसाल के तौर 2 इज इक्वल टू 2, हर नंबर अपने आप का इक्वल होता है। तो ये दो नंबर है ना, 2 इज इक्वल टू 2, ये क्या है? एक्सियम है। ये हम एक्सेप्ट करते हैं बगैर प्रूफ के। और ये एक्सियम क्यों है? क्योंकि ये नंबर के साथ रिलेटेड है, ठीक है ना। एक्सियम वो assumption होता है जो किसी नंबर के साथ रिलेटेड हो, जो कोई नंबर हो जिसको हम बगैर प्रूफ के एक्सेप्ट करते हैं। तो 2 इज इक्वल टू 2 क्योंकि एवरी नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ। अब पोस्टुलेट है क्या चीज? पोस्टुलेट पढ़ते हैं इसके बाद, इसको मैं जरा मिटाता हूं, ये नीचे वाला पोस्टुलेट। पोस्टुलेट assumption related to geometrical figure। ऐसा assumption जो किसी geometrical figure के साथ related हो उसको हम postulate कहते हैं। यहां पर देखो, assumption related to geometrical figure। geometrical figure assumption related to geometrical figure called postulate। मिसाल के तौर पर वो assumption जो किसी ज्योमेट्रिकल फिगर के साथ रिलेटेड हो, जो किसी ज्योमेट्रिकल फिगर के साथ रिलेटेड हो, उसको हम क्या कहेंगे? पोस्टुलेट कहेंगे। तो जहां पर एग्जांपल इस पर एक देता हूं। एग्जांपल है, हम सिर्फ 2 पॉइंट से एक ही लाइन पास करते हैं, 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकता है। ये क्या है? एक पोस्टुलेट है। क्यों? क्योंकि यहां पर जरा देखो, वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू the 2 point। यानी सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकता है 2 पॉइंट से, या लाइन सेगमेंट भी कह सकते हो। तो ये क्या है? एक पोस्टुलेट। यहां पर देखो, ये 2 पॉइंट है हमारे पास, इस 2 पॉइंट से सिर्फ हम एक ही लाइन पास कर सकते हैं। तो ये क्या है? एक पोस्टुलेट है।
पॉस्टुलेट हमारे पास ऐसा एजम्पशन होता है जो किसी ज्योमेट्रिकल फिगर के साथ रिलेटेड हो। एजम्पशन यानी पॉस्टुलेट हमारे पास टाइप है एग्जम्पशन का। एजम्पशन है क्या चीज? एजम्पशन हमारे पास ऐसी स्टेटमेंट को कहते हैं जिसको जो हम एक्सेप्ट करते हैं बगैर प्रूफ के। तो यहां पर देखो, हम 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकते हैं। ये क्या है? एक पॉस्टुलेट है। तो हमारे पास पॉस्टुलेट हो गया, इसको मैं अभी मिटाता हूं। ये हमारे पास पॉस्टुलेट का एग्जाम्पल है, क्योंकि हम 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? एक पॉस्टुलेट है, क्योंकि ये देखो एक ज्योमेट्रिकल फिगर के साथ रिलेट होता है, ठीक है ना। ये एक हमारे पास ज्योमेट्रिकल फिगर है ना। अब इसके बाद हम फिगर भी सीखेंगे कि ये फिगर है क्या चीज। अब हम सीखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद हम पढ़ते हैं थ्योरम। तो थ्योरम है क्या चीज? वो स्टेटमेंट जिसको हम प्रूफ करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफाइंड टर्म, अनडिफाइंड टर्म, एजम्पशन यानी एक्सियम और पोस्टुलेट। तो थ्योरम हमारे पास है द स्टेटमेंट दैट प्रूव्ड with the help of undefined term, defined term, assumption mean axiom and postulate called theorem। यानी स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट जिसको हम प्रूफ करें किसकी मदद से? अनडिफाइंड टर्म की मदद से। यानी अनडिफाइंड टर्म में पॉइंट, लाइन, प्लेन, स्पेस आता है। डिफाइंड टर्म हमारे पास है एंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल जो भी हो। इसी तरह एक्सियम का, इसी तरह एजम्पशन मीन एक्सियम या पोस्टुलेट। इसकी मदद से अगर कोई भी स्टेटमेंट हम प्रूफ करें उसको हम क्या कहेंगे? थ्योरम कहेंगे। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल, द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। The sum of all angle of triangle is 180 डिग्री। तो हमें पता है ना कि ट्राइंगल के अंदर जितने भी एंगल बनते हैं, यहां पर देखो ये एक ट्राइंगल है, तो इसमें जितने भी एंगल बनते हैं अगर आप उसको सम करोगे तो ये 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक थ्योरम है, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमारे पास प्रूव हुआ है किसकी मदद से? एंगल क्या चीज है? एक डिफाइंड टर्म है। दूसरा, एंगल हमारे पास एक पोस्टुलेट भी है। तो हमने इस स्टेटमेंट को प्रूव किया है विद द हेल्प ऑफ डिफाइंड टर्म और पोस्टुलेट। तो ये हमारे पास क्या हुआ? थ्योरम हुआ। अब थ्योरम के हमारे पास मजीद 3 टाइप्स है। एक है ज्योमेट्रिकल थ्योरम्स, दूसरा है करोलरी, तीसरा है कन्वर्सो। ज्योमेट्रिकल थ्योरम्स, करोलरी एंड कन्वर्स, इसको मैं मिटा रहा हूं। थ्योरम्स के 3 टाइप्स है। टाइप्स ऑफ थ्योरम हमारे पास 3 टाइप्स है। नंबर 1 ज्योमेट्रिकल थ्योरम, नंबर 2 करोलरी, नंबर 3 कन्वर्स। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल थ्योरम वो स्टेटमेंट जिसको हम प्रूव करें विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ज्योमेट्री, उसको हम क्या कहेंगे? ज्योमेट्रिकल थ्योरम। इसका डिफिनीशन अभी मैं लिखता हूं। ज्योमेट्रिकल थ्योरम, यहां पर ज्योमेट्रिकल थ्योरम
ज्योमेट्रिकल थ्योरम वो स्टेटमेंट जिसको हम प्रूफ करें विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ज्योमेट्री। तो इसका डिफिनीशन जरा मैं लिखता हूं, थ्योरम्स दैट आर प्रूव्ड with the help of principle of geometry, principle of geometry, यानी वो थ्योरम जिसको हम प्रूफ करें प्रिंसिपल ऑफ ज्योमेट्री, यानी ज्योमेट्री की मदद से, उसको हम क्या कहेंगे, उस थ्योरम को हम कहेंगे ज्योमेट्रिकल थ्योरम। थ्योरम्स के मजीद कितने टाइप से, 3। एक है ज्योमेट्रिकल थ्योरम, दूसरा है करोलरी, तीसरा है कन्वर्स। इसका एग्जांपल मैं जरा ऊपर लिखता हूं, एग्जांपल ऑफ ज्योमेट्रिकल थ्योरम। तो एग्जांपल ऑफ ज्योमेट्रिकल थ्योरम हमारे पास है, the opposite angle of parallelogram is equal, यानी किसी भी पैरेललोग्राम का जो अपोजिट एंगल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम है क्या चीज, इसको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। पैरेललोग्राम हमारे पास एक ऐसा कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेटर वो क्लोज फिगर जिसके 4 साइड हो। अब क्लोज फिगर किसे कहते हैं, मिसाल के तौर पर ये मार्कर मैंने यहां पर रखा है ना, बिल्कुल ये यहां पर मुकम्मल वापस अपनी जगह पर आ गए, यानी मार्कर को उठाया नहीं, बिल्कुल जहां से मैंने स्टार्ट लिया वहां पे वापस आ गया। मार्कर में यानी कोई मैंने गैप नहीं डाला, कोई इसके दरमियान मैंने गैप नहीं रखा, इस तरह बिल्कुल मार्कर अपने बोर्ड पे ही रखा और बिल्कुल जहां से स्टार्ट लिया था वापस वहीं पर आया। तो ये हमारे पास एक क्लोज फिगर होता है। तो कोऑर्डिनेटर वो क्लोज फिगर जिसके 4 साइड हो। अब पैरेललोग्राम वो कोऑर्डिनेटर होता है जिसके अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल हो। वो कोऑर्डिनेटर जिसके अपोजिट साइड पैरेलल हो, इक्वल हो। तो ये हमारे पास देखो, ये साइड इस साइड का पैरेलल भी होगा, इक्वल भी होगा, ये साइड इस साइड का पैरेलल भी होगा, इक्वल भी होगा। हमने ये क्लास 9 में पढ़ा है। तो कोऑर्डिनेटर हमारे पास कह रहा है कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये एंगल हमारे पास बराबर है इस एंगल के, ये एंगल हमारे पास बराबर है इस एंगल के। अगर ये पैरेललोग्राम हो तो ये क्या है, एक ज्योमेट्रिकल थ्योरम का एग्जांपल है, एक ज्योमेट्रिकल थ्योरम है। हमने इसको प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ क्या, ज्योमेट्रिकल फिगर, ठीक है ना। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है ज्योमेट्रिकल थ्योरम का। अब करोलरी क्या है, वो रिजल्ट जो हम अखज करें, जो हम ले किससे, ज्योमेट्रिकल थ्योरम से या थ्योरम से, उसको हम क्या कहेंगे, करोलरी कहेंगे। तो इसको जरा मैं मिटाता हूं नीचे। द रिजल्ट that can be deduced directly from the theorem, directly from the theorem called corollary। यानी वो रिजल्ट जो हम डायरेक्टली अखज करें थ्योरम से, उसको हम क्या कहेंगे, करोलरी कहेंगे। जिस तरह हमने अभी कहा कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी किसी भी पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होगा, ये क्या है, थ्योरम है। अब
अब इससे हम इस तरह अखज़ करेंगे कि अगर पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल हो तो रेक्टेंगल का भी अपोजिट एंगल इक्वल होगा। तो ये क्या है, करोलरी है, इस थ्योरम से हमने ले ली। तो हम इस तरह कह सकते हैं इसके एग्जांपल में, इसको मैंने जरा मिटा दिया, द अपोजिट एंगल ऑफ रेक्टेंगल आर आल्सो इक्वल, द अपोजिट एंगल of rectangle are also equal। तो ये हमारे पास क्या है, करोलरी का एग्जाम्पल है, यानी वो रिजल्ट जो हम डायरेक्टली डिड्यूस करें, डायरेक्टली अखज़ करें किसी भी थ्योरम से, उसको हम क्या कहेंगे, करोलरी कहेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल था करोलरी का। जिस तरह हमने थ्योरम में पढ़ा था कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो हम इस तरह ले सकते हैं ना कि हाँ यहां अपोजिट एंगल ऑफ रेक्टेंगल भी क्या होगी, वो भी इक्वल होगी। तो ये हमारे पास करोलरी है। अब इसके बाद है कन्वर्स, इसको मैं जरा मिटाता हूं, कन्वर्स तो कन्वर्स में हम क्या करते हैं, इसको मैं एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूं। कन्वर्स ऑफ द थ्योरम, या कन्वर्स भी कह सकते हो, कन्वर्स ऑफ द थ्योरम। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक ऐसा ट्राइंगल हो, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, और अगर मैं यह कहूं कि ये एक राइट ट्राइंगल है, क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम क्या कहेंगे, जब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें जरूर एक एंगल क्या होगी, 90 डिग्री होगी। मिसाल दिया कि कन्वर्स ऑफ द थ्योरम हमारे पास ये है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, या राइट ट्राइंगल है। तो मैंने कहा कि अगर ये एक राइट ट्राइंगल है तो इसमें क्या होगी, एक एंगल जरूर 90 डिग्री होगी। तो इसका कन्वर्स क्या होगा, यानी कन्वर्स ऑफ द थ्योरम क्या होगी, तो इसका कन्वर्स हमारे पास ये है। मिसाल के तौर पर हमें ये पता नहीं है कि ये कौन सा ट्राइंगल है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 है, तो ये क्या होगी, राइट एंगल ट्राइंगल डेफिनेटली होगी। तो हमने इसका क्या किया, कन्वर्स दिया। यहां पर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल था, तो एक एंगल उसमें क्या होगी, जरूर 90 डिग्री होगी। तो इसका कन्वर्स क्या होगा, यानी इस थ्योरम का कन्वर्स क्या होगा। अगर आपके पास एक ट्राइंगल हो, हमें पता नहीं है कौन सा ट्राइंगल है, लेकिन अगर उसमें एक एंगल 90 डिग्री आ गई तो वो क्या होगी, राइट एंगल ट्राइंगल होगी। तो कन्वर्स ऑफ द थ्योरम इसको कहते हैं। अब हम कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे थ्योरम्स के, तो इसको जरा मैं मिटाता हूं। ये हमारे पास हुआ कन्वर्स ऑफ द थ्योरम। अब हम पढ़ेंगे कि स्टेटमेंट है क्या चीज, दूसरा फिगर है क्या चीज, तीसरा हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन। बस ये काफी है फिर थ्योरम्स को समझने के लिए। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ द थ्योरम पढ़ते हैं, ठीक है ना, या टाइप्स ऑफ द थ्योरम भी कह सकते हैं उसको। सबसे पहले समझते हैं कि स्टेटमेंट है क्या चीज, फिर समझेंगे कि फिगर है क्या चीज, फिर कंस्ट्रक्शन समझेंगे। जब आपको किसी भी थ्योरम को वर्ड्स फॉर्म में लिखने को क्या कहते हैं, स्टेटमेंट, यानी डिस्क्राइब अ थ्योरम इन वर्ड्स फॉर्म। डिस्क्राइब अ थ्योरम इन वर्ड्स फॉर्म इज कॉल्ड स्टेटमेंट। डिस्क्राइब a theorem in words form called statement। यानी किसी भी ज्योमेट्रिकल थ्योरम को आप अगर वर्ड्स फॉर्म में डिस्क्राइब करोगे, बयान करोगे, तो वो क्या होगी, स्टेटमेंट होगी। अब स्टेटमेंट के दो पार्ट्स है, एक है गिवन पार्ट्स, दूसरा है टू प्रूव पार्ट। तो स्टेटमेंट हैज टू पार्ट्स। स्टेटमेंट हैज टू पार्ट। नंबर वन है गिवन पार्ट। थ्योरम में जब हम स्टार्ट करेंगे उसमें आएगा गिवन, टू प्रूव,
इस तरह कंस्ट्रक्शन, ये चीजें आएंगी, स्टेटमेंट आएगा, रीजन आएगा, तो उसको समझने के लिए ये वीडियो जरूरी है। तो गिवन पार्ट में क्या है? गिवन पार्ट वो पार्ट होती है जो इफ से स्टार्ट हो। गिवन पार्ट वो पार्ट होती है जो इफ से स्टार्ट हो, इफ। टू प्रूव पार्ट, दूसरा पार्ट क्या है? टू प्रूव। टू प्रूव पार्ट वो पार्ट होती है जो देन से स्टार्ट होती है, ठीक है ना, देन। जिस तरह ये पार्ट थी हमारे पास, ये हमारे पास टू पार्ट्स थी स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट की हमारे पास दो पार्ट्स है, एक है गिवन पार्ट, दूसरा है टू प्रूव पार्ट। गिवन हमारे पास इफ से स्टार्ट होती है, फिर देन टू प्रूव पार्ट हमारे पास देन से स्टार्ट होगी। अब इसके बाद समझेंगे कि ये फिगर है क्या चीज, तो इसको जरा मैं मिटाता हूं। फिगर, फिगर हमारे पास, अब हम फिगर को समझेंगे कि फिगर है क्या चीज। द विजुअल सेंस ऑफ स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। द विजुअल सेंस of statement, the visual sense of statement in the form of geometrical drawing, geometrical drawing is called फिगर। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी भी स्टेटमेंट को आप ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में देखोगे, उसको हम क्या कहेंगे? फिगर कहेंगे। मिसाल के तौर पर पॉइंट क्या है? एक फिगर है, हमारे पास एक स्टेटमेंट है। मिसाल के तौर पर हम स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? स्टेटमेंट को वर्ड फॉर्म में बयान करते हैं कि 2 पॉइंट से सिर्फ एक लाइन पास होगी, 2 पॉइंट से सिर्फ एक लाइन पास होगी, तो फिगर किसे कहते हैं? ये एक स्टेटमेंट है ना। अब इसको मैं ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के फॉर्म में लिखूंगा, यानी जब आप ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के फॉर्म में इसको देखोगे तो ये क्या होगी? एक फिगर होगी। ये देखो ना, 2 पॉइंट मैंने बना दिए ना, तो 2 पॉइंट से मैंने सिर्फ एक लाइन सेगमेंट पास की, तो ये क्या है? एक फिगर है। क्योंकि हमने इस स्टेटमेंट को, जो मैंने अभी बता दिया, हमने इसको ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के फॉर्म में देख लिया, तो ये हमारे पास क्या है? फिगर है। इसके बाद हम सीखेंगे कंस्ट्रक्शन। इसी तरह और भी एग्जांपल है फिगर्स के, ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल, ये सारे फिगर्स है। अब हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं? समटाइम कुछ वक्त इस तरह होते हैं, आपके पास ज्योमेट्रिकल फिगर मौजूद होता है, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए आपके पास फर्दर ड्राइंग की जरूरत होती है, तो उस फर्दर ड्राइंग को क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्शन कहेंगे। ये हम थ्योरम में पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन। इसका डिफिनीशन अभी मैं लिखता हूं। समटाइम figure need additional drawing, यहां पर लिखता हूं, additional drawing sometime figure need additional drawing necessary for proof, called geometrical construction। बाज़ औक़ात इस तरह होता है, जब आप किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर, कोई भी फिगर हो, उसको आप प्रूफ करना चाहते हो, तो उसमें आपके पास फर्दर ड्राइंग की जरूरत होती है। उस फर्दर ड्राइंग को क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्शन कहेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ये एक ट्राइंगल है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है? एसोसेलेस ट्राइंगल है। तो एसोसेलेस ट्राइंगल है ये, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें 2 एंगल बराबर है। क्या बराबर है?
दो एंगल बराबर है। अब कह रहे कि आप प्रूफ करो कि इसके अपोजिट साइड भी बराबर होंगे। क्या होंगे? अपोजिट साइड। इस एंगल का सामने वाला साइड इस एंगल के सामने वाले साइड के बराबर होंगे। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, इस फिगर को प्रूफ करने के लिए हम फर्दर ड्राइंग डालते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं? यहां पर एक एंगल बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। तो इसलिए इस ड्राइंग को क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्शन कहेंगे। इसी तरह मुख्तलिफ थ्योरम्स, मुख्तलिफ ज्योमेट्रिकल फिगर में हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये हमारे पास आज के लिए इतना काफ़ी है। तो थ्योरम्स के लिए ये वीडियो ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। तो नेक्स्ट इसके बाद हम थ्योरम स्टार्ट करेंगे। तो अपना भी ख्याल रखो, इस चैनल का भी। थैंक यू।